हम डिस्कस कर रहे हैं एग्री मार्केटिंग। एग्री मार्केटिंग इनकम्पेस करता है सभी एक्टिविटीज़, एजेंसीज और पॉलिसीज जो इन्वॉल्व करती है प्रोक्योरमेंट फार्म के इनपुट का फार्मर के द्वारा, और मूवमेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, मतलब इनपुट का प्रोडक्शन, इनपुट का परचेस, और फाइनल जो प्रोड्यूस आया उसका जो मार्केट तक मूवमेंट, उसका स्टोरेज, असेंबली, ग्रेडिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और सेल, ये सब इंक्लूड करता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। प्रोसेस स्टेजेस की बात करेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की जो प्रोसेस होती है, पहला तो होता है इनपुट और प्रोडक्शन का परचेस, दूसरा होता है हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट जिसमें प्रोडक्ट को क्लीन किया जाता है, ग्रेडिंग और पैकेजिंग होती है, फिर होता है प्रोसेसिंग होती है, चौथा होता है प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज, एग्रीगेटिंग एंड स्टोरेज इन द वेयर हाउस। इस पर फिर है ना, गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट एजेंसीज जो है इसका परचेस करती है और इसको स्टोर करती है। फिर इसका ट्रांसपोर्ट होता है कंज्यूमर तक, फिर इसका ट्रांसपोर्ट होता है जो मार्केट है वहाँ तक एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रिटेनिंग होता है, ये फाइनल कंज्यूमर के डोर स्टेप तक पहुँचता है, कंज्यूमर को डिलीवरी होती है। तो इस पर क्या हुआ, सबसे पहला तो प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन हुआ, इनपुट और प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद जो है उसका हार्वेस्टिंग हुआ, पोस्ट हार्वेस्ट मैकेनिज्म हुआ, उसका उसका प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग के बाद जो है गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर करती है, प्राइवेट एजेंसी जो है उसको प्रोक्योर करती है, वेयर हाउस में स्टोर करती है, फिर उसका ट्रांसपोर्ट होता है रिटेल शॉप में, रिटेल शॉप के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंज्यूमर तक। कि मार्केटिंग चैनल्स की बात करेंगे और रिलेटेड चैलेंजेस की बात करेंगे, तो एपीएमसी मंडीज है, उसके अलावा रूरल पीरियोडिक मार्केट है, स्टेट लेड मार्केट होती है, प्राइवेट मार्केट होती है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं। क्रिटिकल स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो 47% जो फूड ग्रेन स्टोरेज है, कवरेज है, स्टोरेज कवरेज, हमारा जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें 47% जो स्टोर हो सकता है, उसकी इतनी हमारी कैपेसिटी है। एनुअल कोल्ड चेन में लॉस जो होता है, एनुअल कोल्ड चेन लॉसेज जो होता है वो 92,000 करोड़ का होता है, और 50% मार्केट चेंजेस चार्जेस इन सम रीजन, मार्केट चार्ज जो है सब कुछ रीजन में जो है 15% तक है, ठीक है। 10% मार्केट विद कोल्ड स्टोरेज, 10% जो मार्केट है उनके पास ही कोल्ड स्टोरेज है, और 18 आवर्स डिले एट चेक पॉइंट जो होते हैं जहाँ से गुड पास होता है वहाँ जो है 18 आवर का जो है एवरेज में डिले होता है। एपीएमसी की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट मार्केट कमेटी जो है स्टेट्यूटरी मार्केट कमेटी है जो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट करने के लिए ट्रेड इन नोटिफाइड एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चर एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट में इसको वो रेगुलेट करने के लिए, ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एपीएमसी मार्केट का रोल की बात करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए है, मार्केट लेस एक्सटेंशन सर्विस देता है, प्रॉम्प्ट करता है, पेमेंट को प्रॉम्प्ट करता है, प्रमोट करता है प्रोसेसिंग को, वैल्यू एडिशन को, इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करता है। लिमिटेशन है इसमें, मोनोपोली और कार्टेलाइजेशन का इशू है, क्योंकि लिमिट इसका है ना कंट्रोल होता है मार्केट के ऊपर। ये हाई मार्केट चार्जेस के हाई होते हैं, फी चार्ज करता है, नॉन ट्रांसपेरेंट चार्जेस रहते हैं, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो वीक है, ठीक है। ग्रेडिंग फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, ड्यूअल रोल कॉन्फ्लिक्ट है, एपीएमसी जो है रेगुलेटर भी और मार्केट ऑपरेटर भी है, मतलब ये रेगुलेट भी करेगा और ये ऑपरेट भी करेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। उसके अलावा लिमिटेड मार्केट एक्सेस रेस्ट्रिक्शन है, प्राइवेट मार्केट जो है प्राइवेट मार्केट में ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है, ठीक है। और डायरेक्ट सेल जो होती है, फार्मर जो है जो डायरेक्ट सेल करते हैं प्राइवेट मार्केट को, उसमें ये लिमिटेशन लगाता है, और ये लिमिटेशन लगाता है, लिमिट करता है फार्मर्स को अल्टरनेटिव मार्केट चैनल में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उस पर लिमिटेशन लगाता है। उसके अलावा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देता है, पोजीशन जो होती है एपीएमसी में, जो पोजीशन होती है वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल जो पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल जो होते हैं वो उसे होल्ड करके रखते हैं। मेजर चैलेंजेस की बात करेंगे तो इंस्टीट्यूशनल चैलेंज है, इंस्टीट्यूशन में ये मार्केट फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर है, मार्केट का लाइसेंसिंग बैरियर आता है, मोनोपोली का इशू है, वहाँ हाई इंटरेस्ट जो मार्केट फी है और चार्ज है हाई रहता है, क्राउड इंटरमीडियरीज, बहुत सारे इंटरमीडियरीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप में बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, कोल्ड चेन डेफिशिएंसी है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक का बैरियर है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करेंगे तो लैक ऑफ रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, रियल टाइम मार्केट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनएडिक्वेट प्राइस इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन का डिसमिनेशन पुअर है, और रिलायंस है, हिस्टोरिकल ट्रेंड जो है उस पर रिलायंस है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है उससे क्या चेंजेस आ सकते हैं, उससे अवेयरनेस जो है वो वीक है, मार्केट की अवेयरनेस जो है वो वीक है। गवर्नमेंट की रिफॉर्म क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, रिकॉग्नाइज करना लिमिटेशन को, गवर्नमेंट जो है उसने इंट्रोड्यूस किया है रिकॉग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है सेवरल इनिशिएटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए। पहला है मेजर रिफॉर्म जो इनिशिएटिव लिए, मॉडल एपीएमसी एक्ट आया है, गवर्नमेंट ने एपीएमसी एक्ट लाया है, ये डीरेगुलेट करता है मार्केटिंग सिस्टम को, प्रमोट करता है इन्वेस्टमेंट, ये डायरेक्ट सेल की बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्सर के लिए स्पॉन्सर को डायरेक्ट सेल की बात करता है, ये प्राइवेट मार्केट पार्टिसिपेशन की प्राइवेट के मार्केट पार्टिसिपेशन में बात करता है। उसके अलावा ये रिटेन करता है मैंडेटरी एपीएमसी चार्ज जो है वो रिटेन करता है। फिर एपीएमसी एपीएलएम एपीएलएम एक्ट है 2017 का, ये प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म है,
कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म में ये सिंगल एग्री मार्केट अक्रॉस स्टेट बनाता है, ये मार्केट में फ्रीडम देता है फार्मर को। इसके अलावा प्राइवेट होलसेल मार्केट बनाता है ये। इसके अलावा वेयर हाउस जो है एज ए रेगुलेटेड मार्केट एक्ट करते हैं, और ये मार्केट की फी जो है उसको कैप करता है 2%। ठीक है, और 1% 1% के लिए करता है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नेम की बात करेंगे तो ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया था 2016 में, क्रिएट करता है ये यूनिफाइड नेशनल मार्केट। यहाँ जो है मंडीज जो है इंटीग्रेटेड मंडी कितने स्टेट में है, वेयर हाउस रिसीप्ट की फीचर की बात करेंगे तो ये रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करता है। नेशनल वेयर हाउस रिसिप्ट ये प्रोवाइड करता है। इसका ये ई नेशनल वेयर हाउस रिसिप्ट, अगर एक किसान है वो इस वेयर हाउस में अपने जो ग्रेन है उसको स्टोर करके रखेगा तो उसे इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसिप्ट मिलेगी, वो इस वेयर हाउस रिसिप्ट को ले जाके बैंक से लोन ले सकता है। ठीक है, और इसे सिक्योरिटी मिल जाएगी, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये से। फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये गवर्नमेंट का टारगेट है 10,000 का 2027-28 तक, पर यह गवर्नमेंट ने अभी इसे अटेंड कर लिया है, 2026 में ये अटेंड हो चुका है। रोल की बात करेंगे तो ये क्वालिटी इनपुट होलसेल रेट पे देता है, ये कस्टम हायरिंग ऑफ मशीनरी को हायर करने में हेल्प करता है, वैल्यू एडिशन में हेल्प करता है, सीड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। इसके बेनिफिट क्या है, ये इंक्रीज करता है फार्मर की इनकम, रिड्यूस करता है मार्केट रिस्क, फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इनपुट कॉस्ट को लोअर करता है, प्राइस फ्लक्चुएशन को से हमें सेफ्टी ये फार्मर को जो है सेफ्टी प्रोवाइड करता है, प्राइस फ्लक्चुएशन से फार्मर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। चैलेंजेस क्या है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, एक्सेस टू फाइनेंस क्रेडिट फैसिलिटी वीक है, मार्केट लिंकेज जो है वीक है, पुअर है, बिजनेस स्किल जो है वो लैक करते हैं। ठीक है, इनसफिशियंट है, स्टेट का जो सपोर्ट है वो इनएफिशिएंट है और इनसफिशियंट है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करेंगे तो ये 2024 में इनिशिएटिव कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का तमिलनाडु, बिहार, झारखंड और गुजरात में लिया गया है पल्स के लिए। एडवांटेज ये है कि ये एश्योरेंस देता है मार्केट को, प्राइस में एश्योरेंस देता है, टेक्नोलॉजी देता है, क्वालिटी ऑफ सीड देता है, क्वालिटी सीड देता है, रिड्यूस करता है फार्मर का रिस्क, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देता है, क्रेडिट एक्सेस देता है, यील्ड इससे बढ़ती है, 64% इंक्रीज हुआ है HUL टोमेटो के इसमें। डिसएडवांटेज क्या है, पावर का इम्बैलेंस रहता है, असिमेट्री ऑफ पावर रहता है, असिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन रहता है, स्मॉल फार्मर का एक्सक्लूजन होता है, डिले होता है पेमेंट में, स्ट्रिक्ट क्वालिटी नॉर्म रहते हैं इसमें, इनकरेज करता है मोनोकल्चर को, मोनोक्रॉपिंग को। ये डिपेंडेंसी, कॉर्पोरेट पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, और इनकंसिस्टेंट स्टेट की लॉ जो है वो इनकंसिस्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होती है ये इन्वॉल्व करती है प्री हार्वेस्ट एग्रीमेंट होता है, बायर जो होता है, एक बायर जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है वो बायर होता है, और प्रोड्यूसर जो होता है फार्मर होता है, इन दोनों के बीच में एक प्री हार्वेस्ट एग्रीमेंट होता है। ये आउटलाइन करता है कंडीशन कैसे प्रोडक्शन होगा और कैसे मार्केटिंग होगी। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में प्रोज और कॉन्स। ये एश्योर्ड मार्केट प्राइस देता है, टेक्नोलॉजी दे प्रोवाइड करता है, रिड्यूस करता है अनसोल्ड रिस्क। कॉन्स की बात करेंगे नेगेटिव तो ये इम्बैलेंस, पावर इम्बैलेंस है, एक्सक्लूजन करता है स्मॉल फार्मर को, इसके मल्टीपल हिडन रिस्क है जैसे कि डिले होता है पेमेंट में, इनकरेज करता है मोनोक्रॉपिंग को, मोनोकल्चर को, और ये डिपेंडेंसी जो है कॉर्पोरेट पे बढ़ाता है, स्टेट की ग्रोथ जो है वो इनकन्सिस्टेंट है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड सिक्योरिटी बात करेंगे तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ये फूड सिक्योरिटी है इंडिया में। इसका एम है डिस्ट्रीब्यूट करना फूड को, बेसिक फूड और नॉन फूड कम्युनिटी को सब्सिडाइज प्राइस में, जो नीडी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको फूड प्रोवाइड करना अफोर्डेबल प्राइस पे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रोवाइड करना एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स चीप और सब्सिडाइज प्राइस पे, इंसुलेट करना कंज्यूमर को, प्रोटेक्ट करना जो राइजिंग प्राइस है उससे, मेंटेन करना न्यूट्रिशन स्टेटस पॉपुलेशन को, इनडायरेक्टली चेक करना ओपन मार्केट प्राइस को। इवोल्यूशन की बात करेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इवोल्यूशन इमरजेंस हुआ पीडीएस का, ड्यू टू फूड शॉर्टेज हो रहा था 1960 में, उसके कारण इसका इमरजेंस हुआ, ये रिवैम्प्ड हुई 1992 में। रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आई 1992 में, 1997 में जो है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आई, और 2002 में जो है अंत्योदय अन्न योजना आया, जहां 35 kg फूड ग्रेन दिया जाता है पर फैमिली को, और 1 kg जो है शुगर पर फैमिली पर मंथ। अब इसके फंक्शन की बात करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जॉइंटली शेयर की जाती है स्टेट और सेंटर के द्वारा। स्टेट और सेंटर जो है जॉइंटली से और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये अंडरटेक करता है और प्रोक्यूरमेंट की ऑपरेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, बल्क अलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आइडेंटिफाई करने के लिए बेनिफिशियरी को, इशू करती है राशन कार्ड और सुपरवाइज करती है फेयर प्राइस शॉप को। उसके बाद बात करेंगे बेनिफिट और चैलेंज क्या है पीडीएस के। बेनिफिट है इंश्योर करता है फूड सिक्योरिटी, वाइड कवरेज है इसका, फाइनेंशियल रिलीफ देता है, कंजप्शन वैल्यू है इसकी। ठीक है, ये सब्सिडाइज फूड देता है हाउस होल्ड को। ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, रिड्यूस करता है लीकेज थ्रू रिफॉर्म। ये क्रूशियल है क्राइसिस के रिस्पांस के लिए, ये क्रूशियल है क्राइसिस के रिस्पांस के लिए क्रूशियल है, जैसे कोविड-19 के टाइम पे ये बहुत क्रूशियल प्रूव हुआ। चैलेंजेस क्या है, एक्सक्लूजन एरर है, बैरियर है, आधार कार्ड का फेलियर, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में फेलियर होता है, करप्शन और एक्सप्लॉइटेशन का इशू है, एप्लीकेशन में डिले होता है, राइजिंग कॉस्ट बढ़ती है, इनएफिशिएंट स्टोरेज और मैनेजमेंट जो है वो इनएफिशिएंट है। सजेशन क्या है,
आधार कार्ड एड्रेस एड्रेस करना है, एक्सक्लूजन और डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसीजर है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, उसे ईज करना है, मॉडर्नाइज करना है, फेयर प्राइस स्टॉक को डाइवर्सिफाई करना है, फूड बास्केट्स को, पल्स को, ऑयल को, अदर जो मिलेट है उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। इससे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ेगी और डाइट में डाइवर्सिटी आएगी। इनहेंस करना है ओवरसाइट को, अकाउंटेबिलिटी को। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये जो है सिग्निफाई करता है शिफ्ट हुआ है वेलफेयर टू राइट बेस्ड अप्रोच। पहले वेलफेयर बेस्ड अप्रोच थी, उससे हम राइट बेस्ड अप्रोच पे शिफ्ट हुए टू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इसके सैलियंट फीचर ये कवर करता है 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को एंटाइटलमेंट 5 kg पर पर्सन पर हाउस होल्ड ये देता है। और अंत्योदय अन्न योजना जो है उसमें जो पुअरेस्ट और जो पुअर है उसको पर फैमिली 35 kg फूड ग्रेन मिलता है। सब्सिडाइज प्राइस पे देता है ये। राइस जो है 3 रुपये पर किलो में, वीट जो है 2 रुपये पर किलो में, और कोर्स ग्रेन जो है 1 रुपये पर केजी में। लाइफ साइकिल अप्रोच ये स्पेशल प्रोविजन है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और लैक्टेटिंग मदर के लिए। और उसके अलावा मॉनिटर और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ये एस्टेब्लिश करता है, मैकेनिज्म मॉनिटरिंग के लिए और ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये मेजर रोल प्ले करता है रिड्यूस करने में हंगर और इंप्रूव करता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अमंग इंडिया की वनरेबल पॉपुलेशन में। इसके इंप्लीमेंटेशन होने के बावजूद इंडिया जो है फेस कर रहा है सिग्निफिकेंट हंगर चैलेंज। इंडिया की रैंक जो है 153 आउट ऑफ 127 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में। 14% जो हमारी पॉपुलेशन है वो सफ़र करती है सीरियस हंगर से। बफर स्टॉक की बात करेंगे तो ये जो है रिजर्व है कमोडिटी का जो यूज़ किया जाता है ऑफसेट करने के लिए, जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है उसको कंपनसेट करने के लिए और अनफोर्सिड इमरजेंसी जो आती है उसे बचने के लिए हम इसे रिजर्व करके फूड को स्टोर करके रखते हैं। ये जनरली मेंटेन किया जाता है, एसेंशियल कमोडिटीज़ का रिजर्व मेंटेन किया जाता है, जैसे कि फूड ग्रेन हो गया, पल्स हो गया। ये कॉन्सेप्ट जो है 4th 5 प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फाइनेंशियल ईयर 25 में वीट का बफर स्टॉक जो है 13.5 मिलियन टन है और राइस का जो है 59 है। राइस का जो है वीट से 4 गुना ज़्यादा है ऑलमोस्ट। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ क्या है, चैलेंज क्या है बफर स्टॉक की। बफर स्टॉक से प्राइस स्टेबिलिटी आती है, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होता है, फूड सिक्योरिटी आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करता है। चैलेंजेस है स्टॉक का वेस्टेज होता है, स्टोरेज में चैलेंजेस है, मेंटेनेंस में चैलेंजेस है, मेंटेनेंस कॉस्ट लग जाता है हाई, मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है और रीजनल इंबैलेंस होता है। डब्ल्यूटीओ का इशू है, डब्ल्यूटीओ बोलता है कि इससे प्राइस का डिस्टॉर्शन होता है। ई टेक्नोलॉजी जो एड कर रही है फार्मर को, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्रीजिंगली वाइटल रोल प्ले कर रही है मॉडर्नाइज करने में इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को। ये एड्रेस करती है चैलेंज जैसे कि लो प्रोडक्टिविटी, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग और मार्केट की एसिमेट्री जो है उसे टैकल करने में, एड्रेस करने में हेल्प करती है। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन रिमोट सेंसिंग ऑन इमेजरी। दूसरा है जीपीएस प्रिसीजन फार्मिंग। जीपीएस जैसे कि इसमें प्रिसीजन फार्मिंग अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करता है, पेस्ट कंट्रोल में, पेस्ट को डिटेक्ट करने में, ठीक है, वेदर फोरकास्ट में, क्लाइमेट मॉडलिंग में हेल्प करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो एनेबल करता है, वेयर हाउसिंग, स्मार्ट लॉजिस्टिक को, एआई और ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी जो होती है वो प्रिसीजन फार्मिंग में हेल्प करती है। तो स्पेस टेक है, डिफेंस स्पेस टेक है, बायोटेक है। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस सीड्स और सीड बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड, ड्रॉट टॉलरेंट सीड, ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड्स, ठीक है। तो हमने बात की स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ होता है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जीपीएस का यूज़ होता है, वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प होता है, क्लाइमेट मॉडलिंग में हेल्प होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो वेयर हाउसिंग और स्टोरेज और लॉजिस्टिक और प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करती है एग्रीकल्चर के, इसलिए इंप्रूव करती है, डिसीजन मेकिंग में इंप्रूवमेंट करती है, ये एनहांस करती है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को एनहांस करती है, ये मार्केट एक्सेस और इन्फॉर्मेशन को बढ़ाती है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है इससे और स्किल को बिल्ड करती है। इंडिया का इनिशिएटिव क्या है एग्रीटेक के एडॉप्शन के लिए, तो इसके लिए फसल इनिशिएटिव है, अर्ली फोरकास्ट के लिए, उसके अलावा किसान है, क्रॉप इंश्योरेंस के लिए यूज़ करता है स्पेस टेक्नोलॉजी को, उसके अलावा है एडेक्स है, एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज, उसके अलावा कृषि, उसके अलावा ICCC है, तो कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। की टेक्नोलॉजी जो एड करती है फार्मर को, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो एड करती है, ये ट्रांसफॉर्म करती है एग्रीकल्चर सेक्टर को, एनहांस करती है एफिशिएंसी को, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन को, एफिशिएंसी को, यील्ड को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है एग्रीकल्चर में वो प्रिसीजन फार्मिंग में हेल्प करती है, लाइफ स्टॉक के मॉनिटरिंग में हेल्प करती है, स्मार्ट मैनेजमेंट करता है, ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन होता है उसे ट्रैक करती है, मॉनिटर करती है, ड्रोन बेस्ड मॉनिटरिंग होती है, ऑटोमेटेड फार्मिंग इक्विपमेंट को यूज़ करने में हेल्प करती है, फार्मिंग इक्विपमेंट को ऑटोमेट करती है, ठीक है। उसके अलावा जो सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइजेशन होता है, सप्लाई चेन में एफिशिएंसी बढ़ाती है और ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेशन में हेल्प कर सकती है। चैलेंजेस क्या है, डेटा का मैनेजमेंट का चैलेंज है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी का कंसर्न है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कंसर्न है और इन्वेस्टमेंट जो है उसमें हाई लगती है इनिशियली। ड्रोन्स की एग्रीकल्चर में बात करेंगे तो ड्रोन एग्रीकल्चर में मार्केट वैल्यू जो है $155 मिलियन है, प्रोजेक्टेड है कि ये 630 मिलियन पहुंच जाएगी। अडॉप्शन रेट की बात करें तो अभी 1% है, ये बढ़कर 80% हो जाएगा 5 से 7 साल में। और टोटल जो फ्लीट है, टोटल ड्रोन जो है 6 से 7 लाख होंगे 2030 तक। ड्रोन की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ये 10 एकड़ कवर कर सकते हैं 3 घंटे में,
1 हेक्टेयर कवर कर सकते हैं 10 मिनट में। उसके बाद बात करेंगे बेनिफिट क्या है इसके, कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, ये कॉस्ट रिडक्शन रिड्यूस होगा, जो पेस्टिसाइड को स्प्रे करने में और कंजप्शन में जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा, केमिकल का यूज जो है वो रिड्यूस होगा, रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऑप्टिमाइजेशन बढ़ेगा, यील्ड इंक्रीज होगी 20 से 30%। गवर्नमेंट सब्सिडी 80% जो ड्रोन कॉस्ट है वो सब्सिडी की तरह दी जाती है अप टू 8 लाख वुमेन के लिए अंदर दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सेल्फ हेल्प ग्रुप को। चैलेंजेस क्या है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है, रेगुलेटरी हर्डल है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है लोगों को, इंटरनेट कनेक्टिविटी पुअर है, लिमिटेड फ्लाइट टाइम और इन्वायरमेंटल कंसर्न है। जो पेस्टिसाइड जो ड्रिफ्ट करेंगे और कंटेमिनेशन होगा, जो पेस्टिसाइड को स्प्रे करेंगे तो उससे जो है कंटेमिनेशन का रिस्क होता है। सॉल्यूशन और रिकमेंडेशन क्या है, क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्लियर होना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए, कलेक्टिव यूज़ करना चाहिए, ट्रेनिंग और स्किलिंग होनी चाहिए, इंप्रूव करना है रूरल कनेक्टिविटी को, सस्टेनेबल डेवलप प्रैक्टिस को प्रमोट करना है, वैल्यू चेन का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए और एडवांस मॉडर्न वैल्यू चेन में उसका जो अभी करंट प्रैक्टिस है उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। सक्सेस स्टोरी की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में 40% रिडक्शन हुआ है पेस्टिसाइड के कंजप्शन में पड़ एकड़, जो लोकल फार्मर ने अचीव किया है। विजयनगरम में फार्मर ने रिसीव किया है सब्सिडीज अंडर द राष्ट्रीय किसान विकास योजना फॉर 9.8 लाख रुपीज 9.8 लाख ड्रोन्स। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात करेंगे तो ये इन्वॉल्व करता है ट्रांसफॉर्म करना रॉ मटेरियल प्रोडक्ट को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रॉ एग्री प्रोडक्ट को कंज्यूमेबल फूड आइटम में, एनहांस करना उनकी शेल्फ लाइफ, सेफ्टी को बढ़ाना, क्वालिटी को बढ़ाना। ये प्रोवाइड करता है वाइटल लिंकेज एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में। इंडिया जो है 7th है वर्ल्ड में एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट में। इस पर क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग के बेनिफिट क्या है फार्मर के लिए, इससे इनकम इंक्रीज होगी, लॉस रिड्यूस होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, मार्केट एक्सेस बढ़ती है, टॉप डाइवर्सिफाई होता है, एनहांस करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। स्कोप क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ 18% जीवीए में ये कंट्रीब्यूट करते हैं, अराउंड 18% एग्रीकल्चर के जीवीए में और 1.5% इंडिया की जीडीपी में। मार्केट साइज जो है एस्टिमेटेड है कि 535 बिलियन है, $535 बिलियन है 2026 तक। रिड्यूस करेगा ये फूड वेस्टेज को, जो अभी 92,000 हमने पढ़ा था, तो ये फूड वेस्टेज को रिड्यूस करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, 20 लाख के ऊपर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये एस्टिमेटेड है कि 70 लाख एम्प्लॉयमेंट होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 70 लाख तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ये, 70 लाख 7 मिलियन इंक्रीज करेगा, फार्मर की इंक्रीज करेगा, डबल करने में हेल्प करेगा, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, एक्सपोर्ट का पोटेंशियल हमारा बढ़ाएगा। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है ग्लोबली, डाइवर्स रॉ मटेरियल है हमारे पास, तो ये हमें कंपेरेटिवली एडवांटेज देता है एक्सपोर्ट में। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, फूड प्रोसेसिंग सप्लाई चेन रिक्वायरमेंट। अपस्ट्रीम में क्या आते हैं, इसमें आता है सोर्स ऑफ इनपुट, रॉ मटेरियल का जरूरत, रॉ मटेरियल लेना, एक्सेसिबिलिटी रॉ मटेरियल की, एक्सट्रैक्शन करना, टेक्नोलॉजी मॉडर्न एक्सट्रैक्शन टेक्निक होना, जैसे प्रोसेसिंग के लिए जो एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करना, यूटिलाइजेशन करना, गुड का लिंकेज करना फार्मर के साथ, गुड लिंकेजेस विद फार्मर, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप करना और क्वालिटी टेस्टिंग और वर्कफोर्स होना। डाउन स्ट्रीम में बात करेंगे तो यहाँ आता है प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ लेटेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, क्वालिटी टेस्टिंग होती है फिनिश प्रोडक्ट की, ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर को डेवलप किया जाता है और स्किलिंग होती है, वर्कफोर्स की स्किलिंग होती है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ है, इससे हमारी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी प्रोसेसिंग से। पॉलिसी सपोर्ट, गवर्नमेंट जो है पीएलआई स्कीम के अंदर 100% एफडीआई परमिट कर रही है, पीएलआई के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए बूस्ट दे रही है गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ किया जा रहा है, सप्लाई चेन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए, इनोवेटिव रेसिपीज़ के लिए, ग्लोबल मार्केट में एक्सेस हमें प्रोमोट करने के लिए गवर्नमेंट वर्क करी है। एफटीए एग्रीमेंट में इसको एफटीए एग्रीमेंट में फोकस कर रही है कि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका जो है उसकी प्रोसेसिंग को प्रमोट किया जाए, उसका मार्केट में एक्सपोर्ट बहुत बढ़े। उसके अलावा रेडी टू ईट, इंडिया जो है नाउ 3rd लार्जेस्ट पैकेजिंग मार्केट है ग्लोबली, ये सरपास की हमने चाइना को सरपास कर दिया, जापान को सरपास कर दिया है, हमारी मार्केट की साइज जो है वो $86 बिलियन है। पैकेज फूड प्रोडक्ट फूड सेक्टर जो है उसने रीच किया है 2.8 बिलियन विद द प्रोजेक्शन है कि ये 6.5 बिलियन पहुंच जाएगा 2029-30 तक। शिफ्ट हो रहा है कंज्यूमर के प्रेफरेंस में और ग्रोइंग डिमांड जो है बढ़ रही है फॉर कन्वीनियंट रेडी टू ईट ऑप्शंस। चैलेंजेस है, प्रोसेसिंग लेवल लो है, एफिशिएंट सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर है, क्रेडिट नहीं है, फाइनेंस नहीं है, और एक्सेसिव यूज़ होता है पेस्टिसाइड का, जैसे कि ट्राइसेल क्लेजोल राइस में, रेगुलेटरी हर्डल्स है और ब्रांड स्ट्रेंथ ब्रांडिंग नहीं है, ब्रांडिंग और पैकेजिंग का इसमें इफेक्टिव नहीं है। इंडिया के प्रोसेसिंग सेक्टर जो है उसका इमेंस पोटेंशियल है ड्राइव करने के लिए हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को, फार्मर के इनकम को, नेशनल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को।
एड्रेस करना इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को, इनफॉर्मेलिटी को, रेगुलेटरी हर्डल्स को, क्वालिटी स्टैंडर्ड को, ये एसेंशियल है हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल, ओएनडीसी जो है वो रिवॉल्यूशनाइज करता है एग्रीकल्चर ई कॉमर्स को। ओएनडीसी ने क्रॉस किया है 200 मिलियन ट्रांजेक्शन मार्क को। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स जो है ये लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये यूनिक इनिशिएटिव है जो एम करता है क्रिएट करना है डिसेंट्रलाइज्ड और इंटरऑपरेबल ई कॉमर्स इकोसिस्टम। इसका सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है रिवॉल्यूशनाइज करने के लिए एग्रीकल्चर ई कॉमर्स को बाय ये एड्रेस करता है एग्जिस्टिंग जो बॉटलनेक है उसको। ओएनडीसी ये जो है ये एक ओपन ये प्लेटफॉर्म है जहाँ मल्टीपल मल्टीपल जो पोर्टल्स है वो इंटीग्रेट इनका जो है इंटीग्रेशन होता है। जैसे कि पहले अमेजोन और अदर जो प्लेटफॉर्म थे जहाँ से हम बाय कर सकते हैं वो सभी प्लेटफॉर्म जो है इसके अंदर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो जो प्राइस वेरिएशन होता है और जो कंज्यूमर के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं होगा। पोटेंशियल की बात करेंगे, कंज्यूमर और सेलर के बीच में जो है एक लिंक डेवलप होगा। ये डेमोक्रेटाइज करेगा ई कॉमर्स को, ये रिड्यूस करेगा इंटरमीडिएट्स को, ये एनहांस करेगा लॉजिस्टिक और प्राइस डिस्कवरी को, ये एक्सेस करेगा एक्सेस टू सर्विस जो है नीचे मार्केट जो है वो ईजी होगा। चैलेंजेस है, लिटरेसी नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन का इशू है, क्वालिटी कंट्रोल का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, लॉजिस्टिक गैप है और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में चैलेंजेस है और रेजिस्टेंस है। लोग रजिस्ट कर रहे हैं इसका, बड़ी कंपनी जो है वो रजिस्टर कर रही है। ओएनडीसी जो है वर्क करता है ऑन द बिलीफ के ओपन नेटवर्क जो है वो ड्राइव करेगा लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा बिजनेस को, जब सभी साइज के बिजनेस को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा, ब्रेक करेगा मोनोपोलीज को, ये क्रिएट करेगा इकोसिस्टम जहाँ इनोवेशन जो है वो थ्राइव कर सके। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना है। इसके लिए इरिगेशन और वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या लाई है। सॉइल हेल्थ के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लाई है। उसके अलावा पीएम प्रणाम है जिसमें गवर्नमेंट जो है अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने के लिए जो सस्टेनेबल यूज़ है फर्टिलाइजर्स का उसको प्रमोट करने के लिए बहुत बात करती है। यूरिया गोल्ड यूज़ करने की बात करती है। यूरिया यहाँ कंबाइन होता है सल्फर के साथ, इसे यूरिया गोल्ड बोलते हैं। ये इंप्रूव करता है न्यूट्रिएंट अपटेक को इंप्रूव करता है फार्मर का फार्म। इसके अलावा मैकेनाइजेशन के लिए सबमिशन है ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन कस्टमाइजिंग सेंटर जो है डेवलप किए गए। ठीक है, उसके अलावा स्कीम है प्रोवाइड करती है ड्रोन 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू हाई वैल्यू क्रॉप के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैराइटीज़ को एक्सपांड करने के लिए कल्टीवेट करने के लिए पल्स की राइस फेलो रीजन में कल्टीवेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है डाइवर्सिफिकेशन हाई वैल्यू क्रॉप का, जैसे कि फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया। क्लियर प्लांट प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, ये डिज़ाइन किया गया है एड्रेस करने के लिए क्रिटिकल इश्यूज जो है हॉर्टिकल्चर में। ये प्रोवाइड करता है एक्सेस हाई क्वालिटी वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल को, ये प्रोवाइड करता है। ये कॉम्प्लीमेंट करता है ऑनगोइंग मिशन जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये एम करती है होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर की। क्लीन प्लांट प्रोग्राम बेनिफिट, ये फार्मर को बेनिफिट करेगा, इंक्रीज करेगा क्रॉप की यील्ड को। ये वायरस फ्री जो है प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड करेगा, इनहांस करेगा इनकम अपॉर्चुनिटीज़ को, एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा। ये कंज्यूमर के लिए वायरस फ्री फ्रूट प्रोवाइड करेगा, इनहांस करेगा टेस्ट को, अपीयरेंस को, न्यूट्रिशन को। और नर्सरीज के लिए क्या बेनिफिट है? ये स्ट्रीमलाइन करेगा सर्टिफिकेशन को फॉर प्रोड्यूसिंग एफिशिएंट प्लांटिंग मटेरियल, ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी बढ़ाएगा प्रोडक्शन की और सेल की, और ये इंप्रूव करेगा फैसिलिटीज़ को। फॉर इरीगेशन मैनेजमेंट के लिए और डिकार्बनाइज करने के लिए एग्रीकल्चर को, सस्टेनेबल इरीगेशन को प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल इंप्रूव कर रही है कन्वीनियंस एफिशिएंसी को, एनहांस कर रही है एप्लीकेशन एफिशिएंसी को, एडॉप्ट करिए सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन। तो मतलब सस्टेनेबल इरीगेशन की गवर्नमेंट बात करिए, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी प्रमोट करिए, इसलिए इसमें माइक्रो इरीगेशन, स्प्रिंकल ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरीगेशन, क्रॉप वैरायटी को, इसके लिए क्रॉप जो सीड्स है, जो राइस सीड्स है उसको है ना वो एफिशिएंट सीड के डेवलप करने की बात करी है, जिससे गवर्नमेंट जो है इरिगेशन का मैनेज कर सकेगी। और सॉइल सोलर पावर्ड सिस्टम, सोलर पंप प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, सोलर पंप प्रमोट कर रही है। रेगुलेट करना ग्रिड कनेक्शन इंटरग्रिड कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट वर्क कर रही है। उसके अलावा सप्लीमेंट्री सोर्सेस रेन वाटर हार्वेस्टिंग और टेल वाटर स्टोरेज पिट्स बना रही है गवर्नमेंट, और उसको बात कर रही है, इसकी रिकमेंडेशन है। उसके अलावा डिमांड ड्रिवन एलोकेशन, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होना चाहिए, कम्युनिटी का इंगेजमेंट होना चाहिए, रिप्लेस करना है सप्लाई बेस्ड सिस्टम से, इनहेंस करना है पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को, डिमांड ड्रिवन होना चाहिए, डिमांड ड्रिवन इरीगेशन सिस्टम होना चाहिए, इंश्योर करना है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, रिड्यूस करना है इंपोर्ट डिपेंडेंसी को, रिड्यूस करने के लिए पर्टिकुलरली ऑयल सीड और पल्स के लिए प्रोडक्शन जो होता है, इंडिया जो है अकाउंट करता है 15 to 20% जो ऑयल सीड का प्रोडक्शन होता है एरिया में। एरिया वाइज हम 15 से 20% और 6 से 7% जो वेजिटेबल ऑयल का प्रोडक्शन होता है, और 9 to 10% जो टोटल प्रोडक्शन होता है।
ग्लोबली 6 to 7% जो ग्लोबल ऑयल वेजिटेबल ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है 6 to 7% इंडिया में होता है। ग्लोबल स्टेटस की बात करेंगे तो इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट प्लेयर है एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन में। और ट्रेड की बात करेंगे तो इंडिया जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेजिटेबल ऑयल का चाइना से। इसके बाद हमारे पास चाइना है, फिर यूएसए है। पाम ऑयल जो है 59% जो है पाम ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं। सोयाबीन जो है 23% और सनफ्लावर्स 18%, मतलब सबसे ज़्यादा पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए हमारा मिशन है नेशनल मिशन और एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स। इसका टारगेट था 2030-31 तक का टारगेट है। प्राइमरी ऑयल सीड का प्रोडक्शन जो है 39 मिलियन टन से 70 मिलियन टन करना, बूस्ट करना है एडिबल ऑयल प्रोडक्शन को, ठीक है। और एक्सपांड करना है ऑयल सीड के कल्टीवेशन को बाई 47 लाख हेक्टर, यूटिलाइज करना है राइस एंड पोटैटो फैलो लैंड में। फॉर मार्केट एंड इनकम सपोर्ट के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम है। मार्केट एमएसपी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जो 1.5 टाइम है उनके कॉस्ट के, फार्मर का जो कॉस्ट है उसके 1.5 टाइम है। उसके अलावा गवर्नमेंट क्रेडिट और इंश्योरेंस दे रही है, किसान क्रेडिट कार्ड है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, किसान ऋण पोर्टल है। उसके अलावा मार्केटिंग के लिए ई नैम है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनकम सपोर्ट के लिए पीएम किसान स्कीम है, ठीक है। सेलियंट फीचर की बात करेंगे पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। इसका सेलियंट फीचर की बात करेंगे तो ये कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करता है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी देता है, सीड कैपिटल देता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बात कर रहा है। और ये मार्केटिंग और ब्रांडिंग की बात करिए, गवर्नमेंट बात करिए कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग करेंगे पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट करने की गवर्नमेंट बात करिए, जिससे जो है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट होगी और स्मॉल जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनका फॉर्मलाइजेशन ईजी हो सकेगा। फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लाइट सर्विस के लिए बात करेंगे तो फूड प्रोसेसिंग के लिए गवर्नमेंट ने की पीएम किसान संपदा स्कीम है। ये फोकस करती है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, सप्लाई चेन को डेवलप करने के लिए। प्रोडक्शन लिए इंसेंटिव स्कीम जो है वो फूड प्रोसेसिंग के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस की है। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए एक तो है पीएम किसान संपदा, उसके अलावा प्रोडक्शन लिए इंसेंटिव स्कीम है, उसके अलावा फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, उसके अलावा सपोर्टिंग इनिशिएटिव में है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, कृषि उड़ान है और वर्ल्ड फूड इंडिया फेस्टिवल है। गवर्नमेंट जो है क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है, पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने लाई है, क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है, एफडीआई को प्रमोट कर रही है, फूड पार्क बना रही है, कोल्ड चेन स्टोरेज बना रही है, प्रोसेसिंग क्लस्टर बना रही है। एलाइड सेक्टर के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है इनिशिएटिव, जैसे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है, पीएम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, गवर्नमेंट की मत्स्य संपदा योजना है। उसके अलावा नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये डेवलपमेंट और कंजर्वेशन की बात करता है, इंडिजिनियस बोवाइन ब्रीड की और जेनेटिक अपग्रेडेशन की बात करता है, बोवाइन पॉपुलेशन की। स्पेसिफिक इनिशिएटिव उनके इम्पैक्ट, सेक्स सॉर्टेड सीमेंट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करता है, इंडिजिनियस आईवीएफ मीडिया है, गौ चिप फॉर केटल एंड महीश चिप फॉर बफेलो, गौ चिप एंड महीश चिप है। उसके अलावा नेशनल मिल्क रिकॉर्डिंग प्रोग्राम है, ट्रेसिबिलिटी प्लेटफॉर्म है, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड है। क्लाइमेट एडॉप्टेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है अब हम ये पढ़ेंगे।